हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 13 और आज हम लेक्चर नंबर 13 में क्या करेंगे। पूरा तो हमारा सिलेबस जो है वो पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका है। तो आज लेक्चर नंबर 13 में हम करेंगे आंकिक प्रश्नों को, कि जो हमारे एनसीईआरटी में आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं तो उस आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखो, अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो भी ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे, आप उसको देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, उसको खुद से एक बार कोशिश करना दोबारा करने की। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कर चुके होंगे, तो जिनका जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन आगे करके उसको देख लो, और जिनने उन्हें नहीं किया हुआ है वो शुरू से एक एक करके देखते जाओ, उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के लिए भी, और बोर्ड के आगे अगर आप किसी कंपटीशन में जाओगे तैयारी करने के लिए तो वहाँ भी आपको सबसे पहला काम यही कराएंगे कि आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी कर लो। कुछ भी कराएं वो अपना सब कुछ देंगे मटेरियल, लेकिन आपको एनसीईआरटी करवाएंगे। तो एनसीईआरटी आप यहीं से कर लो, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, साथ में बुक भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप बुक भी साथ में निकाल लो, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के उसको कर रहा हूँ, आप करने की कोशिश करो। ठीक है, समझो उसको। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश इतना और इतना है, उनके बीच की दूरी। ठीक है, देखो कह रहा है कि कोई दो गोले हैं, एक गोला हमारा मान लो ये है और दूसरा गोला हमारा ये है। ये दो आवेशित गोले हैं, इन पर आवेश रखा हुआ, कह मान लो इनके आवेश मान लो Q1 है और इस पे आवेश मान लो कि इस पे आवेश कितना है, Q2 के बराबर है। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो दे रखी है वो R बराबर हमें दे रखा है, R बराबर 20 सेंटीमीटर, नहीं R बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर के बराबर। R बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर जो आवेश Q1 पे आवेश दे रखा है ये दे रखा है 2 × 10 पे पावर -7 कूलम, और Q2 पर जो आवेश दे रखा है ये हमारा है 3 × 10 पे पावर -7 कूलम के बराबर। कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि कोई भी दो आवेशित वस्तुएं हैं और उनके बीच में लगने वाला बल अगर हमें निकालना है तो वो बल F जो निकलेगा वो किसके नियम से निकलेगा, कूलम के नियम से निकलेगा। और कूलम का नियम क्या कहता था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R² के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि ये दोनों आवेशित गोले किस माध्यम में रखे हुए हैं, तब उसको हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों निर्वात में रखे हुए हैं। निर्वात के अलावा अगर कोई और दूसरा माध्यम में रखा होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा कि हम किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं तो इसका कितना बल लगेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो सिंपल से हम किसको मान के चलेंगे, निर्वात को मान के चलेंगे। और निर्वात में K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, निर्वात में होता है। अब जरा सबका मान फटाक से रख दो, यहाँ पे सबका मान रखोगे तो देखो यहाँ से F बराबर इतना, तो ये F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर, इसका मान याद है ना कि भूल गए, इसका मान कितना होगा 9 × 10 पे पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से देखो Q1 का मान, देखो Q1 का मान कितना दे रखा है 2 × 10 पे पावर -7 और इसका 3 × 10 पे पावर -7 और डिवाइड बाई R²। अब देखो R जो होता था वो हमारा मीटर में होता था, जो हमारा R होता था वहाँ पे वो R का मान हम मीटर में रखते थे। यहाँ पे R का मान किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलोगे तो 30 × 10 पे पावर -2 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे R का मान रख दो, हो गया खत्म क्वेश्चन। ये हो जाएगा 30 × 10 पे पावर -2 इंटू 30 × 10 पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो बल निकलेगा F, यहां से जो हमारा बल F निकलेगा ये हो जाएगा। अब जरा इन सबको ऐसे लिख रहा हूं कि 9 × 2 इंटू इस 3 को इधर लिख ले रहा हूं, 3 × 10 पे पावर, अब देखो यहाँ पे 10 पे पावर 9, 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7, सबका आधार समान है तो घात को क्या कर दो, जोड़ दो, तो हो जाएगा 9 - 7 -7। ठीक, डिवाइड बाई, इसको अलग करके लिख ले रहा हूं कि 30 को ऐसे लिख लेता हूं कि 3 × 10 इंटू 3 × 10। ठीक है, इस 30 को भी ऐसे लिख लिया 3 × 10। अब ये देखो जो हमारे यहाँ पे है 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर -2 दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो 10 पे पावर कितना जाएगा, +4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो F बराबर हमारा निकल जाएगा। देखो यहाँ से इसको जरा काटो तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से ये
3 त्रिक 9 और 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10 पे पावर, ये 9 - 14, इन सबको वापस जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 9 - 14, यहाँ भी आधार समान तो घात जुड़ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 × 10 पे पावर, नीचे कितना बचा है 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1, तो ये दोनों 10 पे पावर 1 आधार समान है, फिर घात जुड़ेगा तो कितना जाएगा 10 पे पावर 2, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो बन जाएगा 10 पे पावर -2 के बराबर। तो हमारा यहाँ से बल F बराबर निकल जाएगा, F बल हमारा आएगा F बराबर 6 × 10 पे पावर। अब देखो यहाँ भी आधार समान है 10 10, फिर इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 4 कितना होगा 13, तो हो जाएगा 13 - का 14 और ये जुड़ जाएगा -2, ठीक, ये हो जाएगा हमारा -2। तो यहाँ से हमारा F बराबर हो जाएगा 6 × 10 पे पावर। देखो 13 में से -14 घटाना है, ठीक, तो ये बनेगा -1 और यहाँ -1 निकलेगा यहाँ से और ये हो जाएगा -2, तो कितना निकल जाएगा -3 के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 10 पे पावर -3 न्यूटन के बराबर, पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 × 10 पे पावर -3 न्यूटन के बराबर पहले का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, कूलाम का नियम में लगा दिया, जितना कहा है क्वेश्चन में बस उतना कर दो, आगे का स्टेप खुद ब खुद आपके पास समझ में आ जाएगा कि अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.2। 1.2 क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, चलो ठीक है भाई, एक छोटा गोला मान लिया, इस पे आवेश मान लिया Q1 है और ये दिया है 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक, आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक। तो यहाँ पर कोई एक और आवेशित गोला है, छोटा सा आवेशित गोला है, ठीक ठीक, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा Q2 है, इनके कुछ बीच की दूरी भी दी हुई होगी, ठीक। कह रहा है कि इस आवेश की वजह से इस पे जो बल लगता है वो 0.2 न्यूटन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, F12 करके लिखेंगे, F12 यानी 1 पर 2 की वजह से जो बल लगता है वो कितना है 0.2 न्यूटन के बराबर है, ठीक, इतना बात कह रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8, इस पे कह रहा है कि 0.8 माइक्रो कूलम आवेश दे रखा है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। 2 क्वेश्चन हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि सबसे पहले इनके बीच की दूरी r क्या होगी। जो पहला क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि ये बताओ r का मान कितना होगा, ठीक। तो फिर वापस क्या करो, देखो 2 आवेश रखे हैं, दोनों वायु में यानी निर्वात में रखे हुए हैं, इनके बीच का बल दे रखा है और यहाँ r का मान निकालो, फिर वापस कूलाम का नियम लगा दो। तो कूलाम का नियम जब लगाओगे तो F12 बराबर निकल जाएगा हमारा Q1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r² के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो r² का मान निकालना, r का मान, तो r को इधर ले जाओ, F12 को नीचे लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा F12, ये हो जाएगा F12 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब सबका मान जरा रख दो, तो यहां से रखोगे तो r² बराबर हमारा निकलेगा, इसका मान तो फिर वही इतना होगा कि 9 × 10 पे पावर 9, ठीक, ये मान हो जाएगा r² बराबर 9 × 10 पे पावर 9 के बराबर होगा, ठीक है। अब Q1 का मान दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम, तो पहले माइक्रो कूलम से कूलम में बदल लो, तो कूलम में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 10 पे पावर -6 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या कर दो 0.8 × 10 पे पावर -6 कूलम हो गया, कूलम में बदल गया। अब Q1 Q2 का मान आसानी से हम रख सकते हैं, तो रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटू 0.4 × 10 पे पावर -6 इंटू 0.8 × 10 पे पावर -6 डिवाइड बाई बल कितना लग रहा है 0.2 के बराबर। F12 बल कितना लग रहा है 0.2 के बराबर लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पर बल लिखे हैं F12 यानी कि 1 पर 2 के द्वारा कितना बल लग रहा है, अब वही नीचे उठा कर रख दिया है। तो दोनों बात
सेम ही होता है, चाहे इस पे जितना बल लगेगा चाहे उस पे जितना बल लगेगा, दोनों बल क्या होता है, समान होता है, चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो F12 जो होगा इन पूरे के बीच में लगने वाला बल हमारा हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे F12 का मान सीधा उठाकर रख दिया, ठीक है। F21 दिया होता तो F21 भी हमारा क्या होगा, इतना ही होगा, बस केवल दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे उसको आगे। यहाँ पे R का मान निकाल लो, तो यहाँ से हमारा R² बराबर निकल जाएगा, ठीक। जरा थोड़ा अरेंज करके लिख लो कि 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 पे पावर 9, 0.8 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर -12, ठीक है। डिवाइड बाई हो जाएगा 0.2 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस दशमलव को अगर मैं हटा दूं तो नीचे क्या करूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा। एक तो सिंपल सा तरीका है यार, इस 2 से 4 को काट दो, सबका गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अब दशमलव का गुणा है, कुछ बायो वाले होंगे तो उनको बड़ा दिक्कत होता है गुणा करने में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इस दशमलव को हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, ठीक। इस दशमलव को हटाओ, नीचे क्या करो, 10 बढ़ा दो। इस दशमलव को हटा दो, ऊपर क्या कर दो, एक 10 से गुणा कर दो। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक। 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से। तो R का मान जो होगा हमारा यहाँ से R² बराबर हो जाएगा 9 इंटू 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 गुणे। अब जरा एक काम करो, देखो ये 10 है और यहाँ पे कितना है, 10 पे पावर 9 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 गुणे 10 पे पावर 8 गुणे 10 पे पावर -12 और डिवाइड बाय नीचे 10 लिख सकते हो। अब दोनों जोड़ोगे तो आपस कितना निकल जाएगा, 10 पे पावर 9 निकल जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा निकलेगा R² बराबर 9 गुणे 16 गुणे 10 पे पावर, अब दोनों का आधार समान है, घात जोड़ दो तो हो जाएगा 8 - 12। तो यहाँ से हमारा निकलेगा R² बराबर 9 गुणे 16 गुणे 10 पे पावर -4। अब जब R² है, जब इसका R करोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, अंडर रूट लोगे, तो R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, 4 चौका 16 मिलेगा। देखो 3 तिरिका 9 होगा तो एक 3 बाहर निकलेगा, 4 चौका 16 तो एक 4 बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे खत्म हो जाएगा पॉइंट -2, तो ये निकल जाएगा हमारा 10 पे पावर -2 के बराबर। तो R का मान हो जाएगा 4 तियां 12, 12 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में दे रखा है तो R का मान कर लो, सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से तुम्हें इसको मीटर में सेंटीमीटर में लाना है। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए वापस से 10 पे पावर, कहाँ गया कैप, ये हमारा 10 पे पावर -2 क्या खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 10 पे 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया था, अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग किए थे, तो मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला पार्ट करते हैं। कर लिया इसको। इसी में देखो इसका जो दूसरा पार्ट कह रहा है, इसमें कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। कह रहा है इसको मान लो फर्स्ट है, ये फर्स्ट नाम ही दिया था, ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब कह रहा है F12 तो हमने निकाल लिया, बी पोर्शन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि इस 1 की वजह से 2 पर कितना बल लगेगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि F21 बताओ कितना लगेगा। हमने 1 पर 2 की वजह से 1 पर बल कितना दे रखा था, 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है कि 1 की वजह से 2 पर कितना बल लगेगा। तो हम यहाँ पर जब हमने कूलाम का नियम का सदिश रूप किया था, तो कूलाम के नियम के सदिश रूप में हमने ये देखा था कि जो F12 होता है वो -F21 के बराबर होता है। दोनों बल जो होते हैं वो बराबर लगते हैं, बस विपरीत दिशा में लगते हैं। तो इधर 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, -0.2 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। उधर 0.2 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा हमारा -0.2 न्यूटन के बराबर बल लग जाएगा। या चाहो माइनस ना रखो, जैसे चाहो वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही से देखोगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से तो यहाँ -2 होगा। हम पढ़े थे ना कि हमारा जो F12 होता है ये बराबर होता है -21 के, जब हमने सदिश रूप में पढ़ा था। अब यहाँ पे सदिश रूप में अगर नहीं दिया हो तो कितना रख दो, F21 पर भी कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन के बराबर बल लगेगा। यानी कि ये जितना इस पर बल लगाएगा ये भी उस पर क्या करेगा, उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। न्यूटन के नियम का भी फॉलो करता था, वहां पर भी हमने चीज देखा था। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन के बराबर, ठीक।
चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत है? सिंपल सा था, बस यही एक कहानी थी यहाँ पे कि जो हमारा कूलाम का नियम होता है, ये कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम को भी पालन करता है, यानी कि जो एक दूसरे पर जो बल लगाएगा उतना ही बल दूसरा जो है वो पहले पर भी बल लगाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया है ना? नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके नोट कर लो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.3 1.3 कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर डिवाइड बाई GME और MP बीमाहीन है। कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित करना है कि ये जो राशि है ये हमारी एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, अगर बीमाहीन राशि हमें बताना है तो बीमाहीन राशि के लिए पहले इन सब की बीमा हमें पता होनी चाहिए कि इन सब की बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बीमीय सूत्र आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, तो देखो बीमीय सूत्र जो होगा, अगर हम के की बात करें तो हमारा के का जो बीमीय सूत्र होगा ये होगा ML3A-2 और T-4 के बराबर होगा, ये होगा इसका बीमीय सूत्र के का। जी का जो बीमीय सूत्र होगा हमारा, जी का बीमीय सूत्र होगा यहाँ पे M-1L3 T-2 के बराबर ही हो जाएगा, हमारा जी का बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अगर हम ई का बीमीय सूत्र निकालें तो ई का हमारा बीमीय सूत्र हो जाएगा AT होगा, बीमीय सूत्र जो होगा ई का AT होगा। और ME का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का बीमीय सूत्र कितना होगा, MM के बराबर होगा। जरा सबका मान उठा के यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा KE स्क्वायर डिवाइड बाई GME MP, ये हमारा बराबर होगा, के का बीमीय सूत्र कितना है, ये है A-2 और T-4। ठीक, यहाँ पे E का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा हमारा A स्क्वायर T स्क्वायर के बराबर, डिवाइड बाई, जब इस डिवाइड करोगे कितना, G का बीमीय सूत्र कितना है M-1L3 और T-2 के बराबर। ठीक, यहाँ से इसका MM का क्या हो जाएगा, हमारा M स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक M से एक M यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, M लिख लो M और यहाँ पे क्या लिख लो, M के बराबर लिख लो, M और M लिख लो। ठीक, एक M पे -1 और M पे +1 ये दोनों कैंसिल आउट, और एक M जो होगा इस M को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक, L3 जो होगा वो L3 को कैंसिल आउट कर देगा। T-2 जो है ये T-2, देखो इस T-2 इसको ऐसे लिख लो, T पे पावर -2 और T पे पावर -2 करके लिख लो। तो T पे पावर -2 जो होगा T पे पावर -2 को कैंसिल करेगा, और T पे पावर -2 और T पे पावर 2 ये दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। A पे पावर -2 और A पे पावर +2 ये भी क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा M0 L0 T0 के बराबर आ जाएगा, M0 L0 T0 के बराबर आएगा। तो देखो इसकी कोई भी बीमा नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई भी डायमेंशन बीमीय सूत्र कुछ नहीं आ रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, एक बीमाहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो इसमें तुम्हें सिर्फ बीमा याद रखना था कि इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, ये चीज़ आप 11th में बीमीय सूत्र का पूरा तो चैप्टर ही है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देकर ये इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, तो पहले इस अनुपात का मान ज्ञात कर लेते कि इस अनुपात का मान क्या होगा। तो k का मान अगर निकालोगे यहाँ से तो देखो k का मान जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमारा k का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर E का मान देखोगे तो E का मान हमारा कितना होगा, E का मान होगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। ठीक, अगर G का मान देखोगे तो G का मान होगा हमारा 6.67 × 10⁻11 के बराबर होगा। मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक भी लिख लो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बचा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 ×
9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा ये होगा 6.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg के बराबर होगा। अब इन सब का मान रख के हमें इसका अनुपात निकालना है कि इसका अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखो इन सब का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ke² डिवाइड बाई GMEMP, ये बराबर k का मान हमारा कितना, ये है 9 इंटू 10 पे पावर 9, e का मान कितना है 1.67, दो बार इसको दो बार यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसको दो बार लिखता हूँ, तो दो बार लिखोगे तो ये आ जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -9 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, सॉरी 9 नहीं है, 10 पे पावर -19 है। ठीक है, -19 डिवाइड बाई नीचे क्या g का मान कितना है, g का मान है 6.67 इंटू 10 पे पावर -11, ये है 9.1 इंटू 10 पे पावर -31, और ये है कि ये हमारा एक का मान कुछ गलत हो रहा है यार यहाँ पे, इसका जो मान होगा ये होगा हमारा 1.67 होगा, इसका मान हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जरा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर, देखो ये -19 जुड़ के हो जाएगा -38, और यहाँ पे कितना है 10 पे पावर 9। ठीक, डिवाइड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू, ठीक, अब देखो 10 पे पावर -11, 10 पे पावर -31, 10 पे पावर -27, अब इन सबको जोड़ोगे तो देखो सबका आधार समान है, तो सबका घात जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर, जरा जोड़ो तो देखो 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 9, 3 2 5 1 6, तो हो जाएगा -69 के बराबर। ठीक, देखो अब इन सब का गुणा इसका और इसका, इन सब का जब गुणा करके डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारा 0.227 के बराबर आएगा, 0.227 आगे समथिंग करके आता है। इन सब का गुणा अपना आसानी से करते रहना घर पे बैठ के। ठीक है, इसका गुणा हमारा इतना आएगा इंटू 10 पे पावर, इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो देखो ऊपर कितना है -38 और ये प्लस का 9, दोनों आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक, दोनों का आधार समान है तो इसको डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ, प्लस का 69 के बराबर, तो ये निकल जाएगा हमारा 0.227 इंटू 10 पे पावर, इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये बचेगा हमारा, यहाँ से देखो 69 38, तो ये बनेगा हमारा 31 1 और यहाँ से 3 31 और 31 और 9 कितना जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 के बराबर बचेगा। ठीक है, सबको जोड़ना घटाना यार बस। अब देखो यहाँ से अब चाहो तो दशमलव को एक अंक इधर लेके चले जाओ, तो दशमलव को जब एक अंक दाहिने से बाईं तरफ ले जाओगे तो 2.27 इंटू 10 पे पावर 40, दशमलव को एक अंक दाहिने तरफ ले गए तो एक 10 पे पावर -1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, या 10 से क्या करो भाग कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2.23 या 2.27 इंटू 10 पे पावर कितना जाएगा 39 के बराबर। हो सकता है कि किताबों में ऐसा भी मिले कि अप्रॉक्सीमेटली लिख देगा कि 2.3 इंटू 10 पे पावर प्लस का 39 के बराबर, ये आ जाएगा इसका रेशियो, क्योंकि राउंड फिगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2.3 इंटू 10 पे पावर 39 के बराबर आएगा। ठीक है, इसका रेशियो यहाँ से निकल गया। ठीक, इतनी बात नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूँ, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ से क्या कह रहा है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में इसके आगे कह रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है। तो देखो इसको जरा मैं फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि ke² डिवाइड बाई GMEMP, अगर इन दोनों में मैं r² से डिवाइड कर दूँ तो ke² डिवाइड बाई r² डिवाइड बाई GMEMP डिवाइड बाई r² के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा जो ई स्क्वायर है ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो इसको क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 करके लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा कुछ देखा देखा लग रहा है, ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, अगर हम ई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो इसको Q1 Q2 करके लिख देते हैं। ठीक, चलो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ठीक,
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और पूरे का डिवाइड जो है ये है GMEMP डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। ये कुछ अब देखा सा तुम्हें लग रहा है, ये किसका फार्मूला था? कूलाम के नियम का फार्मूला था। और ये फार्मूला भी हमारा कुछ देखा हुआ लग रहा है क्लास 11 में, गुरुत्वाकर्षण के दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का ये हमारा फार्मूला था। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के बीच का अनुपात बताता है। ठीक है, अच्छा, इस अनुपात से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है? बहुत अधिक है, क्योंकि ऊपर क्या है? वैद्युत बल है और नीचे क्या? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। ऊपर वैद्युत बल है और नीचे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये दोनों का अनुपात इतना आ रहा है, तो यहाँ से अनुपात आ रहा है 10⁻39 के बराबर, 2 × 2.3 × 10⁻39 के बराबर आ रहा है। यानी कि जो वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अरे ये देखिए हो ना, ये हमारा क्या होता है? वैद्युत बल ही तो होता है कूलाम के नियम से, और ये हमारा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही तो होता है। 11th में पढ़े हो ना गुरुत्वाकर्षण बल कि GM1M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अरे ये फार्मूला ऐसे देखे होगे कि F बराबर होगा M1M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब M1 M2 कोई दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कुछ भी होते थे, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया है और एक क्या लिया है? प्रोटॉन लिया हुआ है। तो वही फार्मूला तो है, तो चाहो तो इसको क्या लिख लो? M1 लिख लो, और इसको क्या लिख लो? M2 लिख लो। देखो अब सीधा फार्मूला वही कभी निकल के आ गया। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और ये हमारा वैद्युत बल हो गया। तो ये हमें क्या बताता है? इसको नीचे लिखना है ऐसे, इसको नीचे यहाँ तक क्वेश्चन के बाद लिखना कि यह अनुपात हमें गुरुत्वाकर्षण बल और ऐसे लिखना कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। ठीक है, अब चूंकि अनुपात इतना आया है, तो ये अनुपात कहोगे कि वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये बात अगर क्लास 11th में पढ़े होगे तो आपको टीचर ने वहाँ पर बताया भी होगा। नोट कर लिया? इसको मिटा दूँ इसको, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वैद्युत बल की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 1.4। ये कह रहा है कि अच्छा, इसमें A B दोनों दे दिया पहले ही। ठीक, तो पहला देखो इसमें A में क्या कह रहा है? A में कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस वस्तु से क्या तात्पर्य है? तो क्वांटीकरण हमने पढ़ाया था इसी में, पहले लेक्चर में आया था क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता था कि किसी वस्तु का आवेश का क्वांटीकरण का कथन यह होता है, उसका तात्पर्य होता है कि इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। और न्यूनतम आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और वो कितना होता है? 1 पॉइंट, क्या हो गया यार, उसका आवेश कितना? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब इसके अलावा जितने भी आवेश लेंगे, किसी भी वस्तु पर आवेश लेंगे, तो वो आवेश जो होगा इसका क्या होगा? पूर्ण गुणक होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। यही क्वांटीकरण में हमें लिखना, जो डेफिनेशन वहाँ पे लिखे थे वही चीज़ यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य? ठीक, तो इस कथन से यही लिखो कि इस कथन से तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु का न्यूनतम आवेश, किसी भी वस्तु, या ऐसे लिखो, किसी भी वस्तु का आवेश न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। न्यूनतम आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये ए पार्ट हो गया, सिर्फ लिखना है इसमें ए पार्ट में, अब लिख नहीं रहा हूँ यार यहाँ पे। ठीक है, देखो दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो देखो आवेश के क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हैं, तो बड़े पैमाने पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये इसलिए महत्व नहीं रखता कि बड़े पैमाने पर जो हमारे आवेश होते हैं, आने वाले आवेश होते हैं, मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जो हमारा पैमाने पर जो हमारा व्यवहार में आने वाले आवेश होते हैं, वो मूल आवेश से क्या होते हैं? तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर मान लो कि 1 माइक्रोकूलम आवेश में 10⁻13 मूल आवेश होते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि 1 माइक्रोकूलम आवेश में, अगर यहाँ पे देखें तो 10⁻13 मूल आवेश होते हैं।
क्वेश्चन में यही तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं तो बड़े पैमाने पर कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो मूल आवेश होते हैं इनकी तुलना में बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि 1 माइक्रोकूलम आवेश पर 10⁻13 मूल आवेश होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर एक व्यवहार कर लिया जाता है कि एक कंटिन्यूअस मानकर इसको व्यवहार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ठीक, अब इसको लिख लो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए चाहो तो बोल दे रहा हूँ, लिख लो इसको बोल दे रहा हूँ, उस लैंग्वेज को लिख लो कि आवेश का क्वांटीकरण का कोई भी महत्व, लैंग्वेज क्या है, हाँ ठीक है, लिखो कि आवेश के क्वांटीकरण का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। ठीक, जैसे लिख लो कि 1 माइक्रोकूलम पे मूल आवेश 10⁻13 मूल आवेश के बराबर होती है। तो ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1.5 में क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है भाई, सही बात है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे दोनों पर क्या होगा, आवेश आ जाएगा। हमने बताया भी था इस चीज़ को। ठीक, इसका ये कह रहा है इसी प्रकार की परिघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक, हमें यह बताना है कि यहाँ पर जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, किसी दूसरे 2 उपयुक्त वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो वहाँ पर भी आवेश संरक्षण का नियम का पालन होता है। बस केवल हमें इतना चीज़ बताना है। ठीक है, तो देखो जब हम कोई भी 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ और रेशम को रगड़ लिया जाए, जैसे मान लो कि ये हमारा कांच का छड़ है और ये जो है ये हमारा रेशम है। ठीक, ये कांच की छड़ है और ये हमारा रेशम है। जब इन दोनों को आपस में हम रगड़ते हैं तो रगड़ते समय पहली बात तो दोनों आवेशित हो जाएंगी, और दोनों आवेशित होंगी तो एक पर जितना धनात्मक आवेश होगा दूसरे पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। ये चीज बताया था ना कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों, एक वस्तु जितनी धनात्मक आवेशित होगी दूसरी क्या होगी, उतनी ऋणात्मक आवेशित होगी। ठीक है, और उन पर जो आवेश होगा वो दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे अगर मान लो ये दोनों वस्तुएं थी तो इस पे अगर ये ऋणात्मक हो गई तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है उस पे उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पे तो ये धनावेश हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों पे जो आवेश होता है वो बराबर मात्रा में होता है। रगड़ने से पहले उन पे आवेश कितना था, जब वो अनावेशित थी, वो वैसे अवस्था में पड़ी हुई थी, उस पर कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, तो उन पे जब आवेश नहीं था तो उसको बोलेंगे अनावेशित था, तो उस पे आवेश की मात्रा कितनी थी, 0 थी वहां पे। और जब उन दोनों को मैं आपस में रगड़ूंगा तब वो आवेशित होंगी, तो आवेशित होने के बाद एक पर जितना धनात्मक होगा दूसरे पर उतना ऋणात्मक होगा। तो अगर मैं नेट आवेश निकालूंगा तो प्लस माइनस होकर वापस क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वहां पर हमारा पहले भी आवेश कितना था, 0 था, और रगड़ने के बाद यानी जब आवेशित हुई तो उसके बाद भी आवेश कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आवेश संरक्षण के नियम का फॉलो करता है, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम क्या था कि वह आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये तो आवेश संरक्षण का नियम था हमारा, तो वही नियम का फॉलो तो यहाँ भी ये भी कर रहा है कि पहले आवेश कितना था, 0 था, और बाद में भी आवेश कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक, तो ये हमारा आवेश के संरक्षण का फॉलो करता है। बस इतनी सी बात इसको तुम्हें वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए हो गया 1.5। अब इसको लिख लेना। ठीक है, अब इसको लिख लेना इसी तरीके से जो बताया हूँ उसको 1-2 बार सुनना, सुनने के बाद लैंग्वेज बना के लिख लेना। ठीक है, चलिए 1.5 कह रहा है, 1.6 कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA QB QC QD। ठीक है, एक दिया है QA कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम। ठीक, QB कितना दिया हुआ है, QB दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, ये दिया है -5 माइक्रोकूलम। QC कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और QD जो दिया हुआ है ये हमारा QD दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम।
माइनस का 5 माइक्रो कूलाम। भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। यहाँ मान लो एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा जो है वो हमारी A है, B है, C है और D है, इस पे स्थित है। ठीक, स्पष्ट कहाँ पर चला गया? वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलाम, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? अब देखो, अगर तुमने हमारे लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। आवेश क्या होगा? 0 होगा। अब देख के बता सकते हो आवेश कितना होगा? 0 होगा। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर आवेश, इसके केंद्र पर आवेश कितना है? 1 माइक्रो कूलाम के बराबर है। ए पर आवेश कितना है? इस पे कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम आवेश है। बी पर कितना है? -5 माइक्रो कूलाम आवेश है। सी पर है 2 माइक्रो कूलाम और डी पर कितना है? -5 माइक्रो कूलाम आवेश के बराबर है। ठीक है, सब पे इतना इतना कूलाम आवेश दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से ये निकालो कि अच्छा, इसके केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर आवेश कितना रखा है? 1 माइक्रो कूलाम रखा है। तो ये देखो कि B की वजह से, अब देखो जितने आवेश हैं ये सारे आवेश इस पे क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो B की वजह से इस पे बल लगेगा, B की वजह से इस पे बल लगेगा। ठीक, बल तो लगेगा, लेकिन बल की दिशा क्या होगी? अब चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो बल लगेगा, ये बल हमारा FB जो लगेगा, FB हमारा इस दिशा में बल लगेगा। ठीक, इसको मान लो O नाम दे दो, तो FOB लिख सकते हो कि O पर B के द्वारा कितना बल लगेगा, चाहे FB लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो B के द्वारा इस पे बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, -5 माइक्रो कूलाम इंटू 1 कूलाम के बराबर। ठीक है, सॉरी D है यार, ये कितना लगेगा? D बल लगेगा। FD लगेगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो अपने और क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखो ये भी कितना है? ये भी हमारा जो है, ये भी हमारा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और कितना बल लगाएगा? FB बल लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, FB बल लगाएगा। अब देखो हमारा जो FB है वो FB और FD दोनों क्या है? बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में है। अच्छा, A के द्वारा इस पे कितना बल लगेगा? A के द्वारा जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस से बल किधर होता है? दूर की तरफ भगता है, तो इधर बल लगेगा और इधर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? FA वाला बल इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात पता है ना कि जो प्लस और प्लस होंगे तो दोनों आवेश प्लस है, तो इसकी वजह से बल क्या होगा? दूसरी तरफ लगता है, और एक प्लस और माइनस होता है तो उसी बल की तरफ, आवेश की तरफ बल लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी वजह से इस पे 2 माइक्रो कूलाम की वजह से इस पे कितना बल लगेगा? बल लगेगा और किस दिशा में? इस दिशा में बल लगेगा। ये बल हमारा कितना हो जाएगा? FC के बराबर हो जाएगा। अब देखो FA और FC जो है ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अगर बराबर हैं, देखो परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो F नेट हो जाएगा वो F नेट हमारा कितना जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम निकालें कि F नेट हमारा कितना होगा, ठीक, F नेट अगर निकालेंगे तो देखो F नेट जो होगा FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD के बराबर होगा। ठीक, अब सारे देखो FA जो है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा FA जो है वो किसके बराबर है? -FB के बराबर है। ठीक, FA जो है वो किसके बराबर? -FB के बराबर, दो विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से हमारा जो निकल जाएगा ये हो जाएगा पूरा, यहाँ लिख लो -FB प्लस का FB, ठीक, प्लस का, इसी तरीके से FC जो होगा वो -FD के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या परिमाण में बराबर हैं और दोनों विपरीत दिशा में है। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों पे क्या जाएगा? दोनों बराबर होंगे, बस एक माइनस आ जाएगा। तो FC की जगह पे लिख लो -FD और प्लस का FD, तो सब कैंसिल आउट होके यहाँ से F नेट जो आ जाएगा वो F नेट हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि इस पे जो परिणामी बल होगा वो परिणामी बल हमारा कितना होगा? 0 के बराबर होगा। और यही हमसे पूछ रहा था इसमें कि बताइए कि 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो 1 माइक्रो कूलाम पर कितना आवेश, कितना बल लगेगा? वो बल हमारा 0 के बराबर लगेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले देख लो कि A की वजह से बल किस दिशा में लग रहा है, A की वजह से बल किस दिशा में लगेगा? चूंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके विपरीत बाहर की तरफ बल लगेगा, दूसरी दिशा में बल लगेगा। जैसे अगर मान लो सिंपल सा देखो, +Q आवेश है, यहाँ भी +Q आवेश है, मान लो 2Q आवेश है, +2Q आवेश है, तो जो इन दोनों के बीच में
में बल लगेगा वो बल की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी बल की दिशा। अगर इसकी वजह से इस पे बल देखेंगे और इसकी वजह से इस पे बल देखेंगे तो किधर लगेगा, इस दिशा में बल लगता है। चीज बताया भाई थे हमने कि इसके बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है। अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस की वजह से इसकी वजह से इस पे बल किधर लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, और इसकी वजह से इस पे बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। माइनस वाला इस तरीके से होता है, ठीक, आवेश की तरफ बल लगता है और प्लस वाला आवेश से दूर बल लगता है। ठीक है, चलिए समझ में आया है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा है। दोनों बल कैंसिल हो जाएंगे और हमारा एफ नेट कितना जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। केवल बल की दिशा हमें यहाँ पर देखनी थी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1.67 बोला 1.7 क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। 1.7 का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक सतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती है। ठीक है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक सतत वक्र, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है, यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि सतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। बात सही है कि एकाएक नहीं टूट सकती है। अगर मान लो एकाएक टूट जाएगी, अगर मान लो कि ये कोई एक हमारा क्षेत्र रेखा दिया हुआ, वक्र दिया हुआ, ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते थे और जो स्पर्श रेखा की दिशा होती थी वही हमारी क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती थी। अगर हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दो और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो ये वक्र जो है यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर ऐसे टूट गया, अब यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा, अब यहाँ पर टूट गया और यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जब टूट जाएगा तो वहाँ पर स्पर्श रेखा मैं कैसे खींच पाऊंगा, तो स्पर्श रेखा नहीं खींच पाऊंगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो इसीलिए जो हमारा स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है एक सतत वक्र होता है, क्योंकि जहाँ पर ये टूटेगा उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बता पाएंगे। सिंपल सा इतना सा लिखना है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र एक सतत वक्र होता है, क्योंकि जहां पर वक्र टूटेगा वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बता सकते हैं, इसीलिए एक सतत वक्र होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1.8, ठीक है, 1.8 1.7 तक हो गया। 1.8 देखो क्या कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश QA बराबर दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, ठीक, QB बराबर दे रखा है -3 माइक्रो कूलम, ठीक, -3 माइक्रो कूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये लो, यहाँ पे बना लो, एक हमारा मान लो ये A है, ठीक, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा B है, ये A है और ये हमारा B है। इन दोनों के बीच की दूरी जो R दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक, कह रहा है कि निर्वात में रखी है। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, इस रेखा का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, तो कह रहा है इस मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पूछा है, मिला वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बताना है कि इस पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, तो देखो इस पे जो आवेश है वो +3 माइक्रो कूलम है, इस पे जो आवेश है वो कितना है, -3 माइक्रो कूलम है। अब मध्य बिंदु पे बताना है, तो ये बताओ कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। देखो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हमारी इधर होगी, ये होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो EA ये हमारी होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, क्योंकि हमारा जो ये चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ये भी प्लस है और B प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। ठीक, अच्छा B वाली का देखो, B की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये B कैसा है, -3 माइक्रो कूलम है और ये यहाँ पे कैसा है, प्लस है, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये -B की दिशा भी यही
हो जाएगी। तो माइनस बी की दिशा भी हमारी क्या होगी, यही हो जाएगी। अब देखो चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो दोनों हमारे कैसे हैं, एक ही दिशा में है। जो वैद्युत क्षेत्र हैं ये दोनों वैद्युत क्षेत्र हमारे एक ही दिशा में, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ पे। तो ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट हमारा होगा ई ए प्लस ई बी के बराबर हो जाएगा। ई नेट जो होगा वो होगा हमारा ई ए प्लस ई बी के बराबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फार्मूला लगाना है, तो जरा फार्मूला याद करो। अगर कोई एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता था, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होता था। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी हमारी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी वजह से होगी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आवेश कितना, QA डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसकी वजह से, इसकी B की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइड बाई R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, और ये दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। दोनों दूरियां हमारी कितनी हो जाएगी, 10-10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएंगी। ठीक है, दोनों दूरियां हमारी 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएंगी। मेन इसमें यही था कि हमारा ई नेट जो होगा ई ए प्लस ई बी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद तो ये डेरिवेशन है यार, डेरिवेशन कर ले जाओगे। ये मेन चीज समझ में आया कि नहीं आया कि ई नेट क्या होगा। हमें क्या करना है, पॉइंट ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन में कराया भी है शायद यहाँ पे कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब हमने निकलवाया था वहाँ पे। ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का कराया भी है। ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, चाहो तो शॉर्ट तरीके से आसानी से लगा दो। ठीक है, Q1 रूट में Q2 डिवाइड बाई रूट में Q1 प्लस Q2 करके फार्मूला था, पलट के देखो जरा एक बार। ठीक है, चलो हम तो खैर इसी से करेंगे जो हमारे पास सीधा सीधा करना है, क्योंकि बोर्ड में हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी होती है। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस की वजह से दूसरी दूर भागेगी, और माइनस की वजह से अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर सपोज करो ये भी प्लस होता तब क्या होता, अगर मान लो बी भी हम प्लस कर देते तो उस केस में क्या होता, अगर बी प्लस कर देते तो अब बी की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इधर होती। अब देखो जितना इधर आवेश है इतना इधर आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आवेश नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहीं यहाँ पर या वहाँ पर जाके निकलता है। ये केस हमने कराया था, अगर पलट के देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान रख दो यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 × 10⁻⁹। कुछ नहीं बोला है तो हम किस में मान के चलेंगे, निर्वात में मान के चलेंगे। QA का मान दे रखा 3 माइक्रो कूलाम, तो कूलाम में बदल लो 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई R कितना दे रखा है 10। ये सेंटीमीटर मीटर में बदल लो 10⁻⁻2 के बराबर, 10 × 10⁻⁻2 के बराबर। ठीक, प्लस का यहाँ से देखो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू QB का मान कितना दे रखा है 3 इंटू ये दे रखा है 3 × 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई R का मान दे रखा है 10 × 10⁻⁻2। ये मीटर सेंटीमीटर में था तो इसको किसे बदल लिया, मीटर में बदल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हल करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है यार, 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6, ये दोनों सिमिलर ही तो दिख रहा है। तो इसको ऐसे करके लिख दो कि 2 × 9 इंटू, इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ 3 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻1। तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, बात खत्म। इसको देखो जितना ये है उतने ये भी तो है, तो हमने इसको क्या कहता है 2 टाइम्स, 1 का सॉल्व करके 2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, वही बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, अब जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 छक हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54 × 10 पे पावर, यहाँ 1 है। सबको जरा जोड़ो, यहाँ से जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 - 6 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 54 × 10 पे पावर। ठीक, ये हो जाएगा 9 × 1 = 10, ये हो जाएगा 10 पे पावर 4, 54 × 10 पे पावर 4 के
बराबर आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब इसका चाहो तो ऐसे कर लो, दशमलव यहाँ पे है, एक अंक इधर लाओगे, बाएं से दाएं तरफ दाएं से बाएं तरफ लाओगे, 10 से क्या होगा गुणा होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5.4। अभी दशमलव जो है वो दशमलव हमारा यहाँ पे है तो जाएगा 5.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इतना हमारा यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा 5.4 इंटू 10⁵ मीटर पर कूलाम के बराबर होगा। ठीक, यहीं पर छोड़ो तब भी तुम्हारा सही है, क्योंकि बुक में आंसर यही दे रखा है 5.4 10⁵, तो हमने 5.4 10⁵ के रूप में लिख लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? मेन चीज यही था कि वैद्युत क्षेत्र हमारा दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चूंकि केंद्र पर बोला है, एकदम केंद्र पे बोला है, तो जितना बल ये यहाँ पे लगाएगा उतना ही बल क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा। अगर यहाँ पे बोला होता तो ये बल ज्यादा लगाता, ये बल क्या करता, कम लगाता, तो वहां पे कोई दूसरी कंडीशन होती तो हम देखते हैं उसको। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसी में बी क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। मिटा दो इसको, मिटा दो, नोट कर लिया है। चलिए ये याद रखो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है इस पॉइंट पे, वैद्युत क्षेत्र जो आया है ई बराबर, या ई नेट लिखो, ई नेट आया है 5.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के बराबर आया है। ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो हमारा ये बिंदु आवेश है, देखो बी क्वेश्चन कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु पर हम 1.5 इंटू, इस बिंदु पर हम यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिया जाए, यानी कि Q0 का मान यहाँ पर रख दिया जाए, तो कह रहा है कि ये कितने बल का अनुभव करेगा। ये तो पूछ रहा है इस पे कि ये कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक आवेश रख देंगे तो बल कितना लगेगा, तो बल बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा QE के बराबर होगा। F बराबर क्या हो, QE के बराबर होगा। परीक्षण आवेश दिया तो यहाँ पे Q0 रख दो। देखो वैद्युत क्षेत्र हमें फार्मूला पढ़ा था कि E बराबर क्या होगा, F/Q0 के होगा, तो F बराबर कितना है, QE के बराबर निकल के आ जाएगा। फार्मूला आ जाएगा F बराबर Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। ये यहीं से फार्मूला आया है कि E बराबर होगा F/Q0 के। ठीक है, अब यहाँ पे इसी बिंदु O पर हमने एक यहाँ पे परीक्षण आवेश इतना रख दिया, इस पे बल पूछ रखा है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में पता है कितना होगा, और इस पे हमें आवेश भी दे रखा है तो बल निकाल सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है 1.5 इंटू 10⁹ E का मान कितना है, E का मान जो दिया यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁵। ठीक, अब जरा इसका गुणा करो तो F बराबर हो जाएगा, देखो 15 चौका 60, 0 हासिल आए 6, और 15 पचे 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 81, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 8.10 इंटू 10⁻9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो F का मान आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻14 न्यूटन के बराबर। ठीक, एक मिनट, ये माइनस में दिया है यार, ये माइनस में है, तो दोनों जुड़ेगा तो -9 और +5 कितना हो जाएगा -4 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा -4 के बराबर। आंसर इसका कितना दे रहा है 8.n इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, हो गया। इसको सिंपल सा था, यहाँ पे आवेश दे रखा है तो यहाँ पे बल हमने निकाल लिया, सॉरी आवेश दे रखा है यहाँ पे कि आवेश Q0 रख देते हैं। जो आवेश Q0 रख दिया तो इस पे कह रहा है कितना बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र हमें पता है, तो वैद्युत क्षेत्र से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बल के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अरे अब सुनाएगा नहीं मुझे, लेकिन अब तुम पढ़ो अपने में। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ो। 1.9 इसमें कह रहा है 1.9 में कि किसी निकाय में 2 आवेश QA और QB दे रखा है। ठीक है, QA दे रखा है, QA का मान कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, और हमारा QB का मान कितना दे रखा है, QB का मान दे रखा है -2.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस का
माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के बराबर। एक दूसरे सही पढ़ रहा हूँ ना यार? हाँ ठीक है। किसी निकाय में दो आवेश इतना है, क्रमशः दो बिंदुओं ए और बी पर अवस्थित है, यानी स्थित है। इस पर एक बिंदु ये वही, ये ए है, ये बिंदु हमारा बी है। इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है 0,0,-15, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0,15। ठीक। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलो पहले इसको मिला देते हैं, वो मिला दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम इसको चलो मान लो यार, ये मिल गया मिल गया। ठीक है। कह रहा है कि इस पे कुल आवेश कितना होगा, निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो अगर निकाय पर कुल आवेश हम देखें यहाँ पे कि निकाय पर कुल आवेश, तो निकाय पर कुल आवेश को अगर Q मान लिया जाए तो Q बराबर हमारा कितना होगा, QA प्लस QB के बराबर। अब देखो जितना QA है उतना ही QB है, बस केवल माइनस है, तो निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा है, बल युग्म आघूर्ण पूछा है ना। दूसरी चीज हमसे पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद है? द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव तो क्या होता था पहले ये बताओ। तुम मुझे क्या बताओगे यार, खुद सोचो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था। कि वैद्युत द्विध्रुव होता था हमारा जहाँ पे दो ध्रुव वाले होते थे, एक माइनस एक प्लस, दोनों का आवेश बराबर होता था, एक प्लस होता था एक माइनस होता था। इससे जो ध्रुव बनता था वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। इनके बीच की दूरी r मान लेते थे। तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से निकला, सॉरी इनके बीच की दूरी r नहीं 2l माने थे। इनकी बीच की दूरी 2l होती थी, और उनके मध्य बिंदु की, आप बड़ा टेढ़ा बना यार, इसको सीधा बनाओ, यूं बना। इसके बीच की दूरी O मान लो, ये दूरी हम L मान लेते थे और ये दूरी हम L मानते थे। टोटल दूरी कितनी हो जाती थी, 2L के बराबर हो गया। ठीक, टोटल दूरी हमारा जो आ गया वो 2L के बराबर आ गया। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता था वो हमारा होता था P बराबर Q इंटू 2L के बराबर होता था। Q इंटू 2L के बराबर, दोनों का आवेश समान होता था, तो दोनों का आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेते थे और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी तो दे नहीं रखा है, बीच की दूरी नहीं दे रखा है, लेकिन बीच की दूरी को निकालने का तरीका हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, अगर दो बिंदु दिए रखे हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद है क्लास 10th में? चलो दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लो एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 दे रखा है और दूसरा बिंदु x2 y2 दे रखा है। तो इन दो, मान लो ये बिंदु हमारा A है, ये बिंदु हमारा B है, बिंदु हाँ A। तो AB के बीच की दूरी क्या होती थी, रूट में AB के बीच की दूरी जो होती थी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर यहीं पे 3D में आ जाओ, अगर एक Z1 भी दे दे तो Z1 पे क्या करना है, Z1 एक और बढ़ा देना यहाँ पे कि Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, बस हो गया खत्म। इतना सा काम करना होता है। तो दो बिंदु दे रखा है तो उनके बीच की दूरी पहले निकालो, तो दूरी जो AB निकालोगे तो AB बराबर हो जाएगा रूट में, सॉरी देखो x1 सब 0 दे रखा है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ये हमारा z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का z1 का मान कितना है, माइनस 15। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो AB बराबर निकलेगा ये हो जाएगा रूट में 30 का होल स्क्वायर। तो AB का जो मान निकलेगा वो AB का मान कितना निकल जाएगा, 30 के बराबर निकल जाएगा AB का मान। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे ये दे रखा है -15 सेंटीमीटर दे रखा है, इसी तो देखा नहीं, -15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके बीच की जो दूरी आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। बीच की दूरी आएगी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात नोट कर लेते तो मैं थोड़ा मिटा देता। चलो चाहे यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो तुम्हारा आघूर्ण P बराबर कितना हुआ, Q इंटू 2L के बराबर। तो P बराबर Q का मान ले, किसी एक का मान ले लो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि सबका क्या लेना, परिमाण ही तो लेना है। हम केवल हमें मैग्नीट्यूड से ज़रूरत है बस, कि साइन वाइन से कोई दिक्कत नहीं। बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल रहे हैं। 2L की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लो तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर। तो P का मान जो आ जाएगा, जरा इसका गुणा करोगे तो देखो, अच्छा एक काम करो, इस दशमलव को हटा के नीचे
2.5 इस दशमलव को हटा के नीचे 10 बढ़ा दो, इंटू 30 इंटू 10 पे पावर -2 -7 -9 हो जाएगा। एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 25 तियाँ हो जाएगा 75, तो 75 गुणे 10 पे पावर -9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा आंसर कितना दे रहा है, आंसर दे रहा है 7.5। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, दशमलव अभी यहाँ पर है। ठीक, अब दशमलव को हम दाईं तरफ से बाईं तरफ लेकर आएंगे तो 10 पे पावर -1 से गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक, 10 पे पावर 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब दाईं ओर से बाईं ओर लेके आते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, और जब बाईं ओर से दाईं ओर ले आते हैं 10 पे पावर -1 से गुणा करते हैं। तो एक अंक जरा इधर लेके आओ तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पे पावर -9। एक अंक इधर आया तो एक 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका लॉजिक एक बार मैं बताया था कि क्या होता है, फिर से देख लो यहाँ पे कि जैसे मैंने एक अंक जब दाएं से बाएं लेकर आया तो एक 10 से गुणा कर दिया। ठीक, अगर मैं वापस चलूँ तो फिर हमें वही चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो इस दशमलव को हटाकर मैं नीचे 10 बढ़ा सकता हूँ। ठीक, अब देखो ये 10 से 10 का कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें वही चीज़ मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर दशमलव में कहीं भी हम दाएं से बाईं तरफ आ रहे हैं तो हमेशा जितने अंक आएंगे उतने ही 10 से गुणा करेंगे, और अगर बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो जितने ही अंक जाएंगे उतने ही -10 से 10 पे पावर -1 से गुणा करेंगे, या 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा P बराबर हो जाएगा 7.5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 7.5 इंटू 10 पे पावर -8 के बराबर। अब जरा जल्दी से बताओ इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लंबाई का तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से नोट करो, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लिया, चलिए कर लिया होगा अब तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो अगला क्वेश्चन, अब पढ़ो एक बार, देखो हो रहा है तुमसे, आसान सा क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं देखा हूँ यार क्या है चलो देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कितना था, 1.9 हो गया था ना, तो 1.10 क्या कह रहा है कि 4 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि 4 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमें यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण P का मान जो दे रखा है, ये दे रखा हमें 4 इंटू, ये दे रखा है 4 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 पे पावर एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी E का मान जो दे रखा है, E का जो मान दे रखा है, ये दे रखा हमें 5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या था, टाउ, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो टाउ का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि टाउ बराबर होता है P क्रॉस E के। ठीक, P क्रॉस E क्या होगा, या फिर टाउ बराबर होगा PE साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का एंगल होता था। तो जरा देखो थीटा जो दे रखा है, वैसे तो थीटा सिंपल डायरेक्ट रख दोगे कि थीटा का मान 30 डिग्री तो आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि देखने में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा। ठीक है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे एक द्विध्रुव बना दिया, यहाँ पे -Q कर दिया, यहाँ पे +Q कर दिया, ये हमारा एक द्विध्रुव कर दिया। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। देखो मैं तो कर दूंगा यार, मेरा क्या है, मुझे थोड़ी ना एग्जाम में बैठना है, मुझे बैठना था एग्जाम में बैठ चुका, मुझे कुछ नहीं करना, जो बैठना है एग्जाम में तुम्हें बैठना है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, एक नहीं दो नहीं 4 बार पढ़ो, समझो उसको, फिर उसके बाद देखो सोल्यूशन। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि
परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। पहले कह रहा है कि 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत द्विध्रुव, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव और ये क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री है। यही तो कह रहा है कि ये द्विध्रुव जो बन रहा है और ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? ये कैसे संरेखित है? 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। ठीक है, ये यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब मान रख दो यार, हो गया खत्म, बस इतना सा काम था इसमें। तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से, टाउ बराबर पी का मान कितना है? 4 × 10⁻⁹। देखो मात्रक वात्रक सबका सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया रखा है। 4 × देख लो एक बार, टाउ बराबर 4 × 10⁻⁻, मेरे देखने में तो सही आ रहा है। ठीक, ई का मान, हाँ तो सर जी आपका सही है तो हमारा सही होगा, हमें क्या करना है, हम तो बोल देंगे हमें गलत पढ़ाए थे। आसान सा काम है। sin 30, ठीक है। देखो तो टाउ का मान हो जाएगा 4, 5 कितना हो जाएगा? 20 × 10⁻, जरा इन दोनों को जोड़ोगे -9 + 4, sin 30 का मान 1/2। सही है, sin 30 का मान 1/2 सही है। यहाँ से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो टाउ का मान आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5। फिर दोनों जुड़ जाएगा तो टाउ का मान आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5 के बराबर। अब चलो टाउ का जरा फार्मूला, टाउ का मात्रक बताओ जरा, यहाँ से क्या होगा? देखो पी का मात्रक है कूलाम मीटर, इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर के बराबर इसका मात्रक आ जाएगा। तो टाउ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻, आंसर तो ठीक आ रहा है ना, 1 × 10⁻, एक मिनट यार ये -4 होगा, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? -4। 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, हलवा सा क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। नोट कर लिया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये था 1.10, क्वेश्चन नंबर 1.11। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻n कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। यानी कि इस पे जो आवेश आ जाता है ये जाता है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है, देखो कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, मान लो ये हमारा कोई एक ऊन है, ऊन पतला सा होता है ना यार, ये देखो हमारा ऊन है, ये हमारा ऊन है। ठीक, ये हमारा ऊन है, कौन से जमाने का ऊन है, चलो ऊन है ये हमारा, ये हमारा ऊन है। कह रहा है कि पॉलीथीन का टुकड़ा, ये मान लो हमारा कोई एक पॉलीथीन का टुकड़ा है। ठीक, ये पॉलीथीन का टुकड़ा है, यहाँ से ये जो है ये हमारा पॉलीथीन का टुकड़ा है। ठीक, पॉलीथीन का टुकड़ा, जब इन दोनों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो जो पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश होता है वो 3 × 10⁻⁻7 ऋणावेशित हो जाता है, यानी कि माइनस आवेश इस पे आ जाता है। ठीक, चाहे आगे लिख लो, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, इतना ऋणावेशित है, इतना ऋणावेशित है। ठीक है, पहला कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए, किस पदार्थ से किस पदार्थ पर गए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद निकालो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n के बराबर है। फार्मूला हमने सबसे पहला फार्मूला यही पढ़ा था शायद, अगर याद हो तो, कि Q बराबर क्या होगा? n E क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ये बताएगा। तो यहाँ से n का मान निकल के आ जाएगा Q/E के बराबर। ठीक, E का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक काम करो, ये 10 हटा के ऊपर 0 बढ़ा लो तो हो जाएगा 30/16 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा × 10⁻⁻7, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब जरा इसको काटो तो सबसे पहले देखो कितने से कटेगा।
2 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक, 8 से काट दो तो ये हो जाएगा 8 करने में 8, बचेगा कितना 8 7 15 बनेगा 70। तो 8 अठाएँ 64, 8 अठाएँ 64, तो 64 के बाद बचेगा 6, तो 8 छक 8 सत्ते 56। ठीक, बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.875 इंटू 10 पे पावर। अब जरा इनको 19 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि n का मान हो जाएगा 1.875 इंटू 10 पे पावर 12। ठीक, अब इतना तो आ गया। अब कह रहा है कि कहाँ से कहाँ, इसी में कह रहा है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्थानांतरित हुए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो कह रहा है कि पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें गए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं। देखो जब कोई, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ता हूँ, जैसे अगर मैं इन दोनों को अभी अनावेशित है, इन दोनों को आपस में रगड़ूंगा, अगर ये उपयुक्त है तब ये दोनों आवेशित हो जाएंगे, तो एक ऋणावेशित होगा एक धनावेशित होगा। जो ऋणावेशित होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि अगर मान लो ये ऋणावेशित है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चले गए हैं, तो ये हमारे ऋणावेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए हैं, ऊन से पॉलीथीन पर, तो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहाँ से जाएगा, ऊन से पॉलीथीन पर जाएगा, ऊन से पॉलीथीन पर जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। ठीक है, चलिए हो गया इतना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखो, सारे तो सिंपल ही होते हैं सर। चलिए अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, बी पार्ट, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा, संहति का स्थानांतरण भी होगा। ठीक है, संहति का स्थानांतरण, देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड है संहति, तो संहति का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। वो बड़ा टफ लैंग्वेज लिखा है मुझे पता है, उसका लिख लो द्रव्यमान। तो क्या इसका द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा, इसका द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा। तो याद करो हमने वहाँ जब आवेश पढ़ा रहा था तो एक पॉइंट बताया था कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, बताया था, याद है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, यानी कि अगर आवेश आएगा तो द्रव्यमान भी आएगा, और अगर द्रव्यमान आएगा तो जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश हो, ये चीज़ बताया था। तो यानी कि अगर आवेश का स्थानांतरण हुआ तो द्रव्यमान का स्थानांतरण पक्का हुआ होगा, अगर आवेश का स्थानांतरण हुआ है तो द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। और आवेश का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम। ये होगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, कितने, अच्छा सबसे पहली चीज़ इसमें ये लिखोगे कि हाँ संहति का, क्या कह रहा है कि संहति का स्थानांतरण होगा, तुम भी लिखो हाँ संहति का स्थानांतरण होगा, द्रव्यमान मत लिखना, क्योंकि उसने संहति लिखा तो तुम भी संहति लिखो कि संहति का स्थानांतरण होगा। ठीक, उसके बाद कितना स्थानांतरण होगा। ठीक, तो देखो जो m बराबर हो जाएगा n इंटू एम ई के बराबर होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम होता है। इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालो। देखो इतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 सबका मास क्या करो, सबको जोड़ दो। तो हमें नहीं पता यार, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, कहाँ तक जाओगे इसको करते करते। तो सिंपल सा कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इतना इंटू इतना, तो इसका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1.875 इंटू 10 पे पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -31। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा m का मान आता है वो लिख दे रहा हूँ कि 1.7 इंटू 10 पे पावर -18, 1.7 इंटू 10 पे पावर -18 इतना मास ट्रांसफर होगा, इतना किलोग्राम लिख लो। ठीक, इतना किलोग्राम मास है, बहुत बड़ा मास हो गया ये तो, -18 बहुत बड़ा मास हो गया, इतना बड़ा। ठीक, चलो इतना मास क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। सिंपल सी कहानी याद रखो कि अगर द्रव्यमान, अगर आवेश आया है तो उसके साथ मास भी आएगा, बिना मास के आवेश कभी भी नहीं आएगा, लेकिन इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। ये चीज़ मैंने लिखाया भी था वहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित
तांबे के गोलों, अरे यार काहे बज रहे हो भैया सारे वायर। क्वेश्चन नंबर है 1.12, ठीक। कह रहा दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, एक तांबा का गोला ए मान लो, एक तांबे का गोला बी मान लो, ये हमारा बी हो गया, ठीक। इनकी बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इनकी बीच की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कह यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है, इस पे आवेश जो दे रखा है ये दे रखा है 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम, और इस पे भी दे रखा है कि 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर, 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर। इस पे भी इतना ही आवेश दे रखा है, ठीक है। आवेश तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। पहला, अच्छा ये पहले ही क्वेश्चन था यार, देखो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। पहला कह रहा है कि इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। हमें यहाँ से क्या करना है, प्रतिकर्षण बल निकालना है, ठीक है। तो गोलों के बीच देखो दोनों धनात्मक है, तो ये जो इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, तो प्रतिकर्षण बल यहाँ पे निकल जाएगा। प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। वही कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच में हमें क्या निकालना है, बल लगाना है, ठीक है। दो आवेशों के बीच में बल लगाना है, ठीक। तो F बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना है 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q का मान कितना 6.5 इंटू 10 पे पावर -7, 6.5 इंटू 10 पे पावर -7, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर का मान मीटर में कर लो तो 50 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 50 इंटू 10 पे पावर -2, क्योंकि मीटर आर स्क्वायर होता है तो इसलिए मैं इसको दो बार यहाँ पर लिख दिया। तो एफ का मान हो जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 पे पावर, ये 7 साल कितना जाएगा 14, और ये दोनों जोड़ दो यहाँ से तो 9 माइनस का 14, ठीक। डिवाइड बाई नीचे कितना है, ये हो जाएगा 50 गुणे 50, -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। 9 माइनस 14 रहेगा यहाँ पे, 9 माइनस का 14 गुणे 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तो ऐसे कर लो कि यहाँ से दशमलव को हटा के, यहाँ से दशमलव को हटा के नीचे 10 लगा दो, नीचे क्या कर दो 10 लगा दो, ठीक है। 10 लगा दिया। अब जरा इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, 10 के आगे 4 जीरो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक। तो बचा कितना हमारा, F बराबर बचा 9 गुणे 65 गुणे 65 डिवाइड बाई 5 गुणे 5 इंटू 10 पे पावर, ये कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो बनेगा -5। तो इसको जरा 5 से काटो तो 5 करने 5 और 5 तियाँ 15, 5 करने 5, 5 तियाँ 15, सही है ना, हाँ ठीक है। तो देखो F का मान जो आएगा हमारा, F बराबर आ जाएगा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 पे पावर -5, तो F का मान आ जाएगा 9 इंटू 13 होगा 169 इंटू 10 पे पावर -5। अब F का इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, यहाँ से गुणा करोगे तो 9 9 81, 1 9 6 54, 54 और 8 62, ये हो जाएगा 2, और 9 1 9 6 15 गुणे 10 पे पावर -5 के बराबर। देखो आंसर तो नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा तो दशमलव थोड़ी कहानी कर लो। अच्छा इसको दशमलव यहाँ दशमलव हटा के दे रहा है, तो देखो दशमलव दाहिनी से बाईं तरफ जितने अंक लाएंगे उतने जीरो बढ़ा, उतने 10 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इतने दशमलव जीरो है तो 1 2 3 अंक ले आओ, तो 1.521 गुणे 10 पे पावर -5, 3 अंक आया है तो यहाँ पे क्या करो 3 बार 10 से गुणा करो, तो 10 पे पावर क्या कर दो 3 कर दो, तो F बराबर आ जाएगा 1.521
1×10⁻⁻2 न्यूटन के बराबर, यानी जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो 1.521 × 10⁻⁻2 न्यूटन के बराबर इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगर देखते हैं इस पर बी क्या कह रहा है। यार वीडियो की लेंथ तो बड़ी लंबी हो जाएगी। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया इतना। चलिए चलिए अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। वही बात है यार। अब देखो ये गोला मान लो हमारा ए था, ये हमारा कितना था बी था। अब दोनों के बीच की दूरी कितना कर दिया है, 25 सेंटीमीटर कर दिया, इसका आधा कर दिया। आवेश डबल कर दिया है तो इसको लिख लो कि 2 × 6.5 × 10⁻⁻7। ठीक, यहाँ पे लिख लो 2 × 6.5 × 10⁻⁻7। अब ये ए बी वाला ए पर जितना बल लगाएगा उतना ही ए वाला बी पर भी बल लगाएगा, फिर वही फार्मूला लगा दो, हमारा बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब रखोगे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इसको आधा कर दो, तो आधा करके मान रखोगे तो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको करने का तरीका एक और है, तरीके से और कर सकते हैं कि मान लो कि ये जो है ये हमारा Q है। ठीक, ये हमारा Q है, या इसको Q1 नाम दे दो और इसको नाम दे दो कि ये हमारा Q2 है। ठीक, तो बाद में जो आया ये Q, इसको Q1 डैश कर दो तो Q1 डैश 2Q1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो यहाँ से हमारा Q2 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश 2Q2 के बराबर हो जाएगा। जो नया Q2 डैश मिला है, देखो जो नया उसके 2 से गुणा किए हैं, Q2 डैश 2 × Q2 के बराबर ही तो है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा R है। ठीक, तो जो हमारा R डैश मिला है वो R/2 के बराबर आया है। ठीक, R/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो F होगा, अगर F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई R² के बराबर होगा। देखो अगर तुम ऐसे मत करना चाहो, सीधा मान रख के निकालोगे तब भी आंसर एकदम सही आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा आंसर में। ठीक है, लेकिन ये भी एक अप्रोच है करने का, तो ये भी देख लो कि इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये होगा। अब अगर हम यहाँ से जो हमारा, जब हम दोबारा इसके बीच का बल निकालेंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं F डैश। तो F डैश डिवाइड बाई F करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइड बाई R डैश का होल स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा F हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R² के बराबर। जो इनके बीच में हमने बल निकाला उस बल को मान लिया कि वो F डैश है, और F डैश में F को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइड बाई R डैश का होल स्क्वायर। ठीक, R डैश का होल स्क्वायर इंटू, जब इसको पलटेंगे तो R² कहाँ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा R² डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 के बराबर। अब जरा सबका मान रख दो यहाँ से। ठीक, इसका मान रखोगे तो Q1 डैश का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q1 डैश का मान। देखो Q1 डैश का मान हमारा कितना है 2Q1, तो हो जाएगा 2Q1 इंटू Q2 का 2Q2 डिवाइड बाई R1 डैश, R डैश इसके बराबर R/2 के, तो यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा R²/4 के हो जाएगा। ठीक, इंटू ये हो जाएगा R² डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, F डैश बाई F जो होगा ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो F डैश आ जाएगा वो 16 × F के बराबर आएगा। अब यहाँ पे 16 में पुराना जो बल आया है उस पुराने बल में अगर 16 से गुणा कर दे तो हमारा नया बल निकल के आ जाएगा। ठीक, कि नया बल हमारा कितना लग रहा है। ठीक, चलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहो तो ऐसा करोगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा था, 1.1 to 1.13 देखते हैं। 1.13, ठीक, 1.13 इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि अभ्यास 1 पॉइंट, अच्छा पिछले क्वेश्चन में वापस चलो,
मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, यानी कि दोनों बराबर हैं। ये गोला हमारा ए है, ये गोला हमारा बी है, ये ए है और ये बी है और दोनों साइज में बराबर है। अगर नहीं लग रहे हैं तो मान लो ये बराबर है, ठीक है। चलो अब बराबर दिख रहा है, ठीक, दोनों बराबर हैं, ठीक है, सर्वसम है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, अब इसी साइज का कोई एक तीसरा अनावेशित गोला मान लेते हैं, ये सी है, अनावेशित है। देखो इस पे आवेश हमारा कितना था, इस पे जो आवेश था वो हमारा आवेश था 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम, और इस पे भी आवेश था 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम। इस पे दोनों पे आवेश था, लेकिन जो तीसरा गोला सी है ये अनावेशित है, इस पे कोई भी आवेश नहीं है। कह रहा है कि अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। तो अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। कह रहा है कि ये अनावेशित गोला है, ये अनावेशित कबाब में हड्डी है ये, ठीक है, ये अनावेशित गोला है, इस सेम साइज का है, ठीक। इस अनावेशित गोले को इसके संपर्क में लाएंगे, इस पे आवेश अभी कितना है, 0 है। इस पे जो QC का मान है इसको नाम दे दो कि ये हमारा QA है, ठीक। ये जो है ये हमारा QB है, और जो QC का मान है कितना है, 0 है। जब इसको, इसमें यही तो कह रहा है कि साइज में सर्वसम है, दोनों का साइज क्या बराबर है। जब इसको इसके संपर्क में लाकर सटा के रखेंगे तो एक कहानी याद करो, हमने बताया था कि अगर कोई दो गोला है, अगर दोनों साइज में बराबर हैं, शेप साइज सब कुछ बराबर है, अगर इस पे आवेश Q है, ठीक, और इस पे आवेश कुछ नहीं है, तो दोनों को जब संपर्क में रखेंगे तो दोनों पे आवेश बराबर हो जाएगा। इस पे भी आवेश Q/2 हो जाएगा और इस पे भी आवेश कितना हो जाएगा, Q/2 के बराबर निकल के आ जाएगा। ये हमने किसी जमाने में बताया था, ठीक है, ये बताया था। तो वही चीज यहाँ पर लगाओ कि देखो यहाँ पे इस पे आवेश कितना, 0 के बराबर है। जब इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तो अब जो आवेश होगा, नया आवेश होगा, अब जो संपर्क में रखने के बाद जो मान लो ये हमारा A' बन जाता है, ये मान लो हमारा A' बन जाता है, तो इस पे जो नया आवेश होगा वो इन दोनों का माध्य के बराबर होगा। तो इस पे नया आवेश अगर निकालोगे, QA' अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि QA' जो होगा, या QA' या फिर QC' जो होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, QA प्लस QC डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ये कहानी हमने बताई थी किसी जमाने में, ठीक है। चलो QA प्लस QC बाई 2 के बराबर। QA का आवेश कितना है, 6.5 इंटू 10 पे पावर -7, तो यहाँ पे मान रख दो, तो 6.5 इंटू 10 पे पावर -7। C का मान कितना, 0 है, डिवाइड बाई कितना जाएगा, 2 के बराबर। इसको काट दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा 2 3 6, ठीक, दशमलव करके, सही 2 3 6, फिर दशमलव आके 2 दूना 4 और 2 पंच 1 बचेगा, तो 2 पंचे 10। तो इस पे आवेश हो जाएगा, वो जाएगा 3.5। इस पे जो आवेश बचेगा, देखो QA' पे जो आवेश होगा ये होगा 3.25 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर आवेश होगा। और सेम आवेश जो होगा, यही आवेश किस पे होगा, यही आवेश हमारा QC' पर भी होगा। यही आवेश जो होगा, यही आवेश हमारा किस पे होगा, QC' पर भी यही आवेश होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि इस पर भी आवेश कितना होगा, सेम आवेश होगा QC' पे होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है ना। यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ये हमारा A' है, ठीक। तो यहाँ पे आवेश कितना है, 3.25 इंटू 10 पे पावर -7, ये हमारा किसके बराबर है, QA' और QC'। इस पे आवेश अब QC' को हटा गया, इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसका कोई काम नहीं, इसको यहाँ बना दे रहा हूँ कि यहाँ बीच में लाकर इसको रखा, ठीक। इस तरीके से फिर इसको इसके करीब रखते हैं तो ये होगा QC, ठीक। इस पे आवेश जो है 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब वापस क्या करूंगा कि जो ये आवेश है, जो हमारा QC' निकला है, इस QC' को हम QB के संपर्क में लेकर जाएंगे। जब QB के संपर्क में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक ये निकलेगा, इसको मान लो ये हमारा QB' है, तो ये हो जाएगा QB' का आवेश कितना होगा, देखो अब फिर जब इन दोनों को संपर्क में लाकर रखेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों को, जब इस गोले को QC' मान लो ये जो हमारा गोला है ये हमारा QC' है। अब जब इन दोनों को संपर्क में लाकर रखेंगे तो फिर दोनों पे आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा, दोनों का माध्य निकालेंगे, दोनों पर आवेश आ जाएगा बराबर मात्रा में। तो अब इनके बराबर जब लाके रखेंगे तो देखो यहाँ से हमारा जो होगा
क्यू बी जो बराबर क्यू बी डैश बराबर होगा क्यू सी डबल डैश के, क्योंकि अब एक बार और कहते हैं उस पर डबल डैश लगा देते हैं, और ये किसके बराबर होगा, क्यू बी प्लस क्यू सी डैश डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। वही कहानी थी कि जब मैं दो आवेश को साथ में रखता हूँ, दो गोले को साथ में रखा हूँ, अगर दोनों का साइज और शेप सब कुछ बराबर है तो दोनों पे आवेश क्या, दोनों का माध्य निकाल लेते हैं, दोनों पे आवेश बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, क्यू डैश सी को और इसे बी को, क्यू डैश सी को और इस बी को साथ में लाया, तो क्यू बी पे आवेश इतना है और क्यू डैश सी पर आवेश हमारा इतना है। अब दोनों को मीन निकाल लेते हैं, जो आएगा उतनी आवेश दोनों पर हो जाएगा। तो देखो इस पे आवेश कितना है, क्यू बी पर 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 और प्लस का इस पे आवेश कितना है 3.25 इंटू 10 पे पावर -7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 6.5 और 3.25 तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 7 या 9.75 इंटू 10 पे पावर -7 के बराबर आ जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाई क्या कर दो 2 के, तो इसको कर दो डिवाइड बाई 2 के, तो काटोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 2 चौक 8, ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 चौक 8, बचेगा 1, ये बनेगा 17 2 8 16, फिर ये बनेगा 15 2 7 14, फिर 2 5 10, हो जाएगा 4.875 गुणे 10 पे पावर -7। ये आवेश किससे होगा, क्यू बी डैश और क्यू सी डबल डैश, तो इस पे आवेश आएगा 4.875 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, 50 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ से कह रहा है कि हमें नया बल का मान निकालना है, तो अब देखो क्यू ए डैश निकल गया, क्यू बी डैश निकल गया, अब इनके बीच में बल लगाना है, तो बल का मात्रा क्या फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। इसको मीटर में बदल रख लो, हमारा आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका कर ले जाओगे ना, सिंपल सा काम था। मेन इसमें समझने वाली चीज यही थी कि जब इस आवेशित गोले के संपर्क में ये अनावेशित गोला लाएंगे तो दोनों पर आवेश क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो जब इस पे हमने इसके एक के साथ में जब C को लाया तो दोनों कैसे थे, दोनों पे आवेश बटा, दोनों पे आवेश बट के 3.25 10 पे पावर -7 आया। अब यहाँ अब वापस हम अब इसको इसके पास नहीं ले जाते हैं, तो फिर जब इसको QC को इसके पास लाने के बाद हटा लेते हैं, हटाएंगे तो दोनों पे आवेश बढ़ जाएगा। फिर जो हटाने के बाद अब इस पे कुछ ना कुछ आवेश तो आ जाएगा, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, QC डैश दे दिया। अब फिर इसको QB के संपर्क में लेके आएंगे, जब QB के संपर्क में लेकर आएंगे तो फिर दोनों का आवेश क्या होगा, आधा आधा बटेगा, दोनों में बराबर मात्रा में बटेगा। तो फिर दोनों में बटा तो आया 4.875 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर आया। ठीक है, अब ये हमारा QB डैश पे होगा, QC डबल डैश पे हो जाएगा। अब QB का हमारा मिल गया। ठीक, जब दोबारा रखे, दोबारा QC के संपर्क मिलाने के बाद QB पर आवेश कितना होगा, ये, और QE पर आवेश हो जाएगा इतना, बीच की दूरी 50 मीटर रख दो, हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गए इसमें से। तो आज के लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं, इतना रहने देते हैं आज के लेक्चर में। आगे क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा का पूरा कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेंथ वीडियो की, इसलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आगे क्वेश्चन अगर ट्राई नहीं किए हो तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।